क्वेश्चन नंबर 1 में हमें A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट मीन्स हमें A क्रॉस B करना पड़ेगा। अब देखो A क्रॉस B करते कैसे हैं, आपको थोड़ा सा पुराने चैप्टर की तरफ में लेके जाऊंगी। आपको डिटरमिनेंट्स याद है, इवैल्यूएट करते थे डिटरमिनेंट, बिल्कुल वही काम करना है हमने यहाँ पे। जो आपकी पहली रो होती है इसमें वो आपके यूनिट वेक्टर्स की होती है IJ के, ठीक है। और जो आपकी सेकेंड रो होगी वो होगी आपके पहले वाले वेक्टर के DRs या कोफिशिएंट्स, जो भी कह लो आप। तो पहले वाले का जैसे कि यहाँ पर है 1, ये हो गया माइनस का 7, ये हो गया 7। फिर उसके बाद B वेक्टर के DRs क्या है हमारे पास 3, -2 और 2। अब इवैल्यूएशन का तरीका आपको आना चाहिए, फिर भी एक बार सीख लो। हम R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले I एज इट इज, फिर आपको पता है जो I आपने सिलेक्ट किया, आपने A11 सिलेक्ट किया तो फर्स्ट रो को हाइड करोगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बचे हुए के लिए, समझ आ रहा है ना। आपने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 14, बीच में माइनस आता ही है, और -2 × 7 ये भी माइनस का 14 आ रहा है, तो इसे आप क्या लिखोगे प्लस का 14। फिर उसके बाद ये नेगेटिव कंपोनेंट होता है, आपको पता ही होगा, ये -j लिखा जाता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आप डिटरमिनेंट पढ़ के आ चुके हो। अब ये है कौन सा A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने हाइड करना है। तो 1 × 2 2, 3 × 7 माइनस का 21, फिर उसके बाद प्लस का k। अब आपने ये है A13 यानी कि फर्स्ट रो हाइड करनी है और थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 1 × -2 -2, 3 × -7 -21, बट क्योंकि बीच में आपका माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 21। तो भाई ये तो पूरा कंपोनेंट 0 हो गया। ये अंदर बनेगा आपका माइनस का 19, तो माइनस का 19 और यहां बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 19। इधर भी आप देखो 21 - 2, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस का 19k, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको निकालना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, विच मीन्स 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 361 प्लस 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, 722। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो आप इसे 19√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A + B एंड A - B। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स के, A + B और A - B के, वेयर द A वेक्टर इज 3i + 2j + 2k और B वेक्टर है i + 2j - 2k, ठीक है। प्रॉपर्टीज में एक बात लिखवाई थी कि कोई भी वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके बनता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आपको वेक्टर मिलता है वो उन दो वेक्टर्स के जिसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, पहले A + B करके एक वेक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो सपोज करो A + B अगर मैं करूं, 3 + 1 4i, 2 + 2 4j, 2 - 2 0, ठीक है। इसको मैंने C वेक्टर मान लिया है। A वेक्टर माइनस B वेक्टर, 3 - 1 2i, 2 - 2 0 हो गया, 2 माइनस और बीच में माइनस का साइन है तो ये हो गया प्लस का 4k, ठीक है। इसको मैंने D वेक्टर मान लिया है। हमें करना है C क्रॉस D, तो हम डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। C वेक्टर के पॉइंट्स क्या हैं, 4 4, k नहीं है तो 0 लिखोगे, इधर 2 j नहीं है तो 0 लिखोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो ये हो गया 16 - 0, फिर माइनस का j, फिर ये हो गया 16 - 0 अगेन, फिर प्लस का k, इसको हाइड किया इसको हाइड किया आपने, 0 - 8। मैं इस तरीके से लिख रही हूं कि मैं ये सोचकर चल रही हूँ, मानकर चल रही हूँ कि आपको डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16i - 16j - 8k। हम इसको E वेक्टर लेट कर लेते हैं। अब आपको भी पता है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है,
ई वेक्टर अपॉन में ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 64, ठीक है। ये टोटल है 576 यानी कि 24, ठीक है। अब हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो ई वेक्टर हमारा क्या रहा है 16i, तो 16 अपॉन में 24i माइनस 16 अपॉन में 24j माइनस 8 अपॉन में 24k। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर करो तो ये आपका कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 8 है कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। For unit vector A makes an angle π/3 with I, π/4 with J and an acute angle theta with K। acute angle कहने से हमारा मतलब है कि 90 डिग्री से कम का एंगल है, ठीक है। देन फाइंड द थीटा, एक तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, दूसरा हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए। तो मैंने यहाँ पर ए वेक्टर, मैंने यहाँ पे पहले ए वेक्टर लेट कर लिया है। आपको पता है ना कि वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मुझे बेसिकली ये एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है और इनके एंगल्स क्या बन रहे हैं आई जे के साथ वो भी निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो कोसाइंस एंगल्स बनते हैं, यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो जो आई यूनिट वेक्टर के साथ बनता है हमारा कोसाइन एंगल, उसे बोलते हैं कॉस अल्फा जो कि π/3 गिवन है। कॉस बीटा के साथ π/4, या जो हमारे जे यूनिट वेक्टर के साथ बन रहा है के यूनिट वेक्टर वाला ही हमें निकालना है। और हमने ना इन तीनों के साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर अल्फा के लिए π/3 यानी कि कॉस की वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर। कॉस π/4 यानी कि 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। कॉस गामा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप 4 एलसीएम लोगे, 1 + 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, 3/4 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1/4। तो कॉस गामा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है 60 डिग्री पे, यानी कि आपका थीटा की वैल्यू क्या आ गई है π/3, ठीक है। तो हमने थीटा तो निकाल लिया π/3। अब उन्होंने दूसरा हमसे पूछा था कि कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं, तो भाई कंपोनेंट्स हमारे क्या है, उसके कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एक्स की वैल्यू यानी कि कॉस π/3 की वैल्यू क्या थी हमारी 1/2। फिर उसके बाद y यानी कि कॉस बीटा π/4 की वैल्यू क्या थी 1/√2। अभी अभी आपने कॉस गामा की वैल्यू निकाली है π/3 यानी कि 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, और इसको हमें प्रूव करना है 2a क्रॉस b, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको सेपरेट करोगे कैसे, तो हमने इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a, फिर ये आपस में जाएंगे प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b। तो भाई हमें पता है कि a क्रॉस a किसके बराबर होता है 0। ये हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो कॉम्यूटेटिव होता था तो सेम बात होती थी, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पर नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हुए इस माइनस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b, और ये हमारे पास a क्रॉस b है ही, और अगेन ये वाला हमारा 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2a क्रॉस b विच इज RHS। क्वेश्चन नंबर 5 इज 5 लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के 0 के बराबर है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्विवेलेंट है।
तो हमारे पास ये जो स्केलर दे रखे हैं तो लैम्डा और म्यू, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें भी पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें किस तरीके से करना है, हमें करना है डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट। तो हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं यहाँ पे, आई जे के 2, 6, 27, 1 लैम्डा म्यू। अब आपको ही पता है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कि A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने ऐड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 म्यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के इक्विवेलेंट होता है और अब यहाँ पे अगर ये 0 लिखा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे जो वेक्टर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 0 रहे होंगे। तो आप यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को 0 के इक्वल रख सकते हो। तो इस कंपोनेंट को 0 के ऊपर इक्वल रख के कोई फायदा नहीं है, हम सबसे पहले इसको रखते हैं। तो ये हुआ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 27/2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं लैम्डा की वैल्यू, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं। गिवन दैट A vector dot B vector is equals to 0 and A cross B vector is also equals to 0, what can you conclude about the vector A and B? क्वेश्चन के अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट भी 0 दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं कि A डॉट B 0 के इक्विवेलेंट है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इधर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर A वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर के। क्योंकि ये बात हमें पता है, हम डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात, फॉर A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं, A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी सेम सिचुएशन है कि अगर आप कह रहे हो कि A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू 0, देन ईदर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है या B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या हम ये कह सकते हैं कि जो A वेक्टर है वो पैरेलल है B वेक्टर के। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से और हमें ये पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है दो वेक्टर्स का तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो इन दैट केस बट A वेक्टर एंड B वेक्टर कांट बी perpendicular and parallel simultaneously, which means कि एक ही टाइम पे दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों नहीं हो सकते। तो इट मीन्स, सो देयरफॉर तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि A वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक 0 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 0 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द वेक्टर्स A, B एंड C, ये आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पर, और आपको इस कंडीशन को प्रूफ करना है, LHS को RHS के प्रूफ करना है। हमें पहले B प्लस C करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। LHS से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम करेंगे पहले B प्लस C यानी कि B1 प्लस C1I प्लस B2 प्लस C2J एंड B3 प्लस C3K। अब हम करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इस पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट A वेक्टर के साथ। अब मैंने एक तरफ LHS लिख दिया है और दूसरी तरफ RHS लिख दिया है, जस्ट हमें क्रॉस प्रोडक्ट्स करने हैं सबके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बहुत ध्यान से करना है इसको, इन दोनों से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस का साइन, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको इन दोनों से करना है, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है बीच में तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का साइन ही यूज करना है। तो A3 B2
माइनस A3C2। यही बात आपको यहां जे में भी ध्यान रखनी है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A1B3 प्लस A1C3, अगेन वही वाली बात, माइनस A3B1 माइनस A3C1, फिर प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। ये आ गया हमारा A क्रॉस B प्लस C है। A क्रॉस B फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A2B3 माइनस A3B2 माइनस J फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A1B3 माइनस A3B1 प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1B2 माइनस A2B1। ये हमने A क्रॉस B निकाल लिया है। A क्रॉस C करते हैं इसी तरीके से, A2C3 माइनस A3C2 माइनस J फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड A1C3 माइनस A3C1 प्लस के A1C2 माइनस A2C1। अब हमें करना है इन दोनों को प्लस, ठीक है। मैंने इन दोनों को प्लस करके यहां पर लिख दिया है। जहां पर मैंने क्या किया, पहले I वाले को प्लस किया, जैसे कि A2B3 प्लस A2C3 A3B2 A3C2, क्योंकि माइनस वाले मैंने एक साइड लिख दिया, प्लस वाले एक साइड लिख दिया। इस तरह J वालों को J से, K वाले को K से मैंने प्लस करके लिख दिया है। और अब आप देखें तो LHS और RHS देखिए हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, और यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ईदर A इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल्स टू 0, A वैक्टर 0, B वैक्टर 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, इज द कन्वर्स ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हमारा A वैक्टर 0 होता है या फिर B वैक्टर 0 होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो क्या अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो A वैक्टर और B वैक्टर भी 0 होंगे? हमें इस सिचुएशन को रिवर्स में प्रूफ करना है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर वो 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो हम ऐसे ही कोई दो वेक्टर्स लेट कर लेते हैं जो पैरेलल हैं। सो लेट एनी टू पैरेलल वेक्टर्स फॉर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, ताकि A क्रॉस B हमारा 0 आ सके। अब आप कहेंगे कि वेक्टर्स कैसे लेट किए जाएंगे। देखो मैं दो वेक्टर्स यहाँ पे लेट करती हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक B वेक्टर हो जाएगा हमारा 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब मैंने किस तरीके से इन वेक्टर्स को लेट किया, क्या हमें याद करके जाने पड़ेंगे? नहीं, नो नीड। आपको पता है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी बेसिक कंडीशंस क्या है कि उनके DRs प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स लेट कर लो जिनके DRs प्रोपोर्शनल हो। जैसे कि आप इधर अगर देखो तो 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2। तो इस तरीके से आप कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे लेट कर सकते हो जिनके DRs प्रोपोर्शनल हो। तो आपको कुछ भी ऐसे याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी इसको लेट कर सकते हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, I J K। अब A क्रॉस B के लिए हमने लिखा I J K, इसके कंपोनेंट 2 3 4, इसके कंपोनेंट हो गए 4 6 8। इवैल्यूएट करोगे दिस साइड तो 24 माइनस 24 माइनस J, इसको हाइड करा आपने, इसको हाइड किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, फिर उसके बाद ये आ गया 16 माइनस 16 प्लस के, आप इसको हाइड करोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 माइनस 12। तो देखो आपका आंसर 0 आ रहा है। A क्रॉस B तो 0 आया, बट अगर हम A का मैग्नीट्यूड निकालें तो आप A का मैग्नीट्यूड चेक करो जरा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका आएगा √29। ठीक है। अब B वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर आप तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 116। तो देखो हमने क्या देखा कि अगर A क्रॉस B भी 0 है तब भी A वेक्टर और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। इसका मतलब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये आपका एक ट्राइंगल है, आपको इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं
ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 किन्हीं दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी दो साइड्स आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए बी और बी सी लिया है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे ए बी और बी सी वैक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने का तरीका वही है जो आपने पीछे सीखा है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बनाते हैं 2 - 1 i, 3 - 1 प्लस 2j, 5 - 3 3, तो ये आ जाएगा प्लस 3k। ए बी वैक्टर बन गया। बी सी वैक्टर बना लेते हैं 1 - 2 -1, तो ये आ जाएगा -i, 5 - 3 प्लस 2j, 5 - 5, ये तो 0 ही हो गया, ठीक। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें, ए बी क्रॉस बी सी। तो i j k 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 0, ठीक है। क्रॉस ये इवैल्यूएट करोगे, पहला 0 -6, फिर माइनस का j, ये हो जाएगा आपका 0। j को सॉल्व करोगे मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया आपने, तो 0 -3, बीच में क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस का 3, फिर प्लस का k, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 2 और बीच में माइनस का साइन और ये माइनस का 2, तो प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 6i, माइनस का 3j, प्लस का 4k। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो देखो जरा, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ रहा है आपका 61। तो बस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे अब आप इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू √61, तो ये हो गया आपका √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स आपको लिख के जरूर छोड़ना है क्योंकि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। आपको ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 - 1 3, बी वेक्टर के हैं 2 - 7 और 1। सॉल्व करोगे आप अगेन डिटर्मिनेंट को, -1 × 1 -1, बीच में माइनस का साइन होता है और ये माइनस का 21 आ रहा है तो ये प्लस का 21, माइनस j, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड किया आपने 1 -6, फिर प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -7, बीच में माइनस का साइन और ये ऑलरेडी माइनस का आ रहा है, +2 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आया यहाँ पर 20i माइनस का 5 और ऑलरेडी बाहर माइनस का साइन है तो 5j, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5k। अब बस हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर अगेन 25, तो ये हो गया आपका √450। √450 को आप 15√2 भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 10.4 के। रिमेनिंग 2 MCQs हैं, फिर भी मैं उसकी हिंट दे देती हूँ आपको। जो 11th क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपने कॉस थीटा से सीखा है, A.B में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो यहाँ आप साइन थीटा इस्तेमाल करना। यहाँ पे आपको दे रखा है कि A क्रॉस B एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3/3 दे रखा है, √2/3, तो वो आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। मैंने आपको जब सारे प्रॉपर्टीज कराई थी तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखवाया था आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो आप कोई भी दो साइड्स लेके उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।